गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई एम संदीप। आई वेलकम यू ऑल टू संदीप स्टडी सेंटर। आज का हमारा टॉपिक रहेगा गोदावरी अपोहा तंत्र। अपोहा तंत्र पे हम लोग बात कर रहे थे, जहाँ पे आपको पता है, जहाँ पे हमने कहा था कि छत्तीसगढ़ की सभी नदियाँ 5 अपोहा तंत्र पे विभाजित है, ये हमने देखा था। और अपोहा तंत्र भी हमने 5 प्रकार जो सभी के नाम भी हमने देखा था। एक महानदी अपोहा तंत्र फर्स्ट, सेकंड इज गोदावरी ड्रेनेज सिस्टम, थर्ड वन इज सोनगंगा ड्रेनेज सिस्टम एंड फोर्थ वन इज ब्राह्मणी, और फिफ्थ यानी कि लास्ट आपको नर्मदा अपोहा तंत्र पे हमें बात करनी थी। आपको पता हो सभी 5 अपोहा तंत्र में से 4 हम लोग का अभी भी बाकी है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ महानदी अपोहा तंत्र पे हमने बात कर ली है, जो कि ये आपका अपोहा तंत्र का वीडियो नंबर 3 होगा। जो पिछली 2 वीडियो में सिर्फ महानदी अपोहा तंत्र पे बात हुई है। तो आप जो भी नए हैं, इस सीरीज टाइप ही चल रहा है। महानदी अपोहा तंत्र पार्ट 1 या फिर भाग 1 के नाम पे होगा, फिर भाग 2 और भाग 3, ये तीसरा वीडियो है। तो पिछले 2 क्लासेस आप देख लेंगे तो आपको महानदी अपोहा तंत्र के बारे में और अपोहा तंत्र के बारे में सामान्य परिचय आपको मिल जाएगी। और सभी अपोहा तंत्र, जितने भी 5 अपोहा तंत्र हैं, उनके क्षेत्रफल और परसेंटेज ये देखने को मिलेगा, और साथ ही साथ उसके दिशा पे भी वहाँ बात हो चुकी है। तो आज हमें गोदावरी अपोहा तंत्र पे बात करनी है, जो विच इज़ द सेकंड लार्जेस्ट ड्रेनेज सिस्टम ऑफ द स्टेट। उसके बाद हम जितने भी बाकी सभी पे आज हम लोग बात करेंगे। चारों अपोहा तंत्र पे आज बात करेंगे और अपोहा तंत्र आज की क्लास में समाप्त हो जाएगी। इसके बाद अगले टॉपिक हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो गोदावरी अपोहा तंत्र स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें सुन लीजिए। आपको तो पता ही है अपोहा तंत्र का विकास जो है मुख्य नदी और उसके सहायक नदियों से मिलकर होती है। सभी मिलकर जो है अपोहा तंत्र का निर्माण करते हैं। तो उसी प्रकार गोदावरी अपोहा तंत्र, मतलब समझ रहे हो, गोदावरी अपने आप में मेन रिवर है। गोदावरी रिवर इज द मेन रिवर ऑफ दिस ड्रेनेज सिस्टम। इसके बाद इसके कुछ ट्रिब्यूटरीज होंगे, इसके सहायक नदियां होंगी, और सभी मिलके गोदावरी अपोहा तंत्र को बनाएंगे। जैसे कि आप देखेंगे, आपको पता ही है, एक बार समझने की हम लोग कोशिश करें। महाराष्ट्र के त्र्यंबक पहाड़ी से, ठीक है, त्र्यंबक पहाड़ी से गोदावरी रिवर निकलती है। परफेक्ट है। कुछ इस तरह से गोदावरी रिवर जा रही हैं, ऐसे इस तरह से निकलेंगी, और ये जो है बे ऑफ बंगाल में, यानी कि आपका बंगाल की खाड़ी में जाके ये गिर जाती हैं, वहाँ ये मर्ज हो जाती हैं। परफेक्ट। अब ये तो रहा, ये तो छत्तीसगढ़ में नहीं बह रही हैं और ना ही छत्तीसगढ़ से निकल रही हैं, ये महाराष्ट्र से निकलती हैं। लेकिन गोदावरी ड्रेनेज सिस्टम छत्तीसगढ़ में विकसित कैसे हुई? क्योंकि उड़ीसा से आने वाली एक नदी, कौन सी, इंद्रावती, वो भी छत्तीसगढ़ से नहीं निकली है। मुंगेर पहाड़ी उड़ीसा से निकलती है। एक बार इसको आप देखें अच्छे से, ठीक है। मुंगेर पहाड़ी उड़ीसा से वो निकलती हैं, और फिर वो गोदावरी में जाके मिल जाती हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देखें, क्लियर। मुंगेर पहाड़ी ये उड़ीसा से निकलेंगी यहाँ से, और ये जो है बस्तर से इंटर करती हैं, ठीक है। ये बस्तर से छत्तीसगढ़ में बस्तर से इंटर करती है। सिर्फ मैं बस्तर डिवीज़न का बनाया हूँ। परफेक्ट है। छत्तीसगढ़ का नक्शा सिर्फ दक्षिणी छत्तीसगढ़ का मैप बनाया हूँ, क्योंकि यहीं पे आपका गोदावरी ड्रेनेज सिस्टम पाई जा रही है। तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ से निकलती हैं इंद्रावती नदी, और इस प्रकार से 3 जिलों से होकर प्रवाहित होती हैं, और ये जो है गोदावरी नदी में जाके मिल जाती हैं, ठीक है। ऑन द बॉर्डर ऑफ महाराष्ट्र, तेलंगाना और छत्तीसगढ़, ये तीनों स्टेट के बॉर्डर में जाके गोदावरी नदी में मिल जाती है। परफेक्ट है। और ये जो मिलन हो रही है इसका, ठीक है, ये भद्रकाली के पास होता है बीजापुर में। फिलहाल आप देखेंगे तो ये आपका गोदावरी नदी यहाँ से जा रही है, और यहाँ से आके इंद्रावती आके यहाँ मिल जा रही हैं। ये भी बाहर से आ रही हैं, लेकिन ये छत्तीसगढ़ में बह रही हैं ज़्यादातर। परफेक्ट है। 274 किलोमीटर इसकी लंबाई भी है। आप यहाँ पे देखेंगे, सॉरी 264 है। आप यहाँ पे देखेंगे तो सभी नदियाँ, इसके जो सहायक नदियाँ हैं, यहाँ से कोटरी आती हैं, मोहला, मानपुर, अम्बागढ़ चौकी से निकल के आएंगी, निवरा, गुड्रा, इसकी जो सभी बस्तर की सभी नदियाँ, ठीक है, ये जाके इंद्रावती मिल जाती हैं, और इंद्रावती आके गोदावरी मिल जाती हैं। परफेक्ट है। चूँकि गोदावरी इस यहाँ की मुख्य नदी है। परफेक्ट है। इंद्रावती इसकी सहायक नदी है, ठीक। गोदावरी की सहायक नदी इंद्रावती है, और चूँकि गोदावरी मुख्य नदी है, यही कारण है कि इसे गोदावरी ड्रेनेज सिस्टम कहा जाता है। परफेक्ट। चूँकि ये तो आता भी नहीं है, फिर भी इसे गोदावरी ड्रेनेज सिस्टम कहा जाता है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस स्टार्ट विद द टॉपिक कॉल्ड गोदावरी ड्रेनेज सिस्टम। इसके बारे में अब एक एक करके आपको लिखना होगा, एक एक करके आप इसके बारे में देखते जाएंगे। देयर विल बी एन इंट्रोडक्शन अब देखेंगे। सबसे पहले कुछ चीज़ें सुन लीजिए। गोदावरी अपोहा तंत्र का निर्माण गोदावरी और उसकी सहायक नदियों से मिलकर हुई है, आप जानते हैं। गोदावरी ड्रेनेज सिस्टम इज फॉर्म्ड बाय गोदावरी एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। गोदावरी ड्रेनेज सिस्टम इज द सेकंड लार्जेस्ट ड्रेनेज सिस्टम ऑफ द स्टेट। गोदावरी अपोहा तंत्र, ठीक है, अपोहा तंत्र का निर्माण गोदावरी प्लस उसकी सहायक नदियों से हुई है। क्लियर है।
तो गोदावरी अपोह तंत्र का निर्माण गोदावरी और उसकी सहायक नदियों से हुई है। गोदावरी अपोह तंत्र राज्य की दूसरी, ठीक है, सेकंड लार्जेस्ट अपोह तंत्र है, ड्रेनेज सिस्टम है। यह राज्य की दूसरी सबसे बड़ी अपोह तंत्र है और फर्स्ट आपको पता है महानदी अपोह तंत्र है। तो दो चीज़ें लिखने के बाद इसके एरिया पे आप आ जाइए। इंट्रोडक्शन पे ही हम लोग चल रहे हैं। इसके एरिया आपने देखा होगा 39497 स्क्वायर किलोमीटर, यहाँ तक की बात हमने करी थी। और ये जो है 28.62% कवर करती है। क्लियर है यहाँ तक? और देखने की कोशिश करें इसके आगे और क्या हो सकती है। तो ढाल पे यहाँ पे बात हो सकती है यहाँ की। आपने देखा होगा अंतिम रूप से बस्तर जो डिवीज़न है, परफेक्ट, बस्तर जो डिवीज़न है, बस्तर जो एरिया है, दंडकारण्य का जो क्षेत्र है, यहाँ की हालांकि देखने से ऐसे पता चलता है कि इसकी ढाल इधर उधर है। जैसे कि यहाँ से आती है, इंद्रावती नदी आती है और ये सीधा आके बह जा रही है, सीधा आ रही है, नीचे तो नहीं जा रही है, दक्षिण को नहीं जा रही है। और यहाँ से कुछ नदी आती है और दक्षिण की ओर तरफ आके इंद्रावती में जाके मिलती है। लेकिन डंकनी यहाँ से निकलती है, शंखनी नदी निकलती है, यहाँ से आपकी चिंता जो वागू है वो भी जाती हैं। ये ऊपर की ओर क्यों बहती हैं? परफेक्ट है। तो कहीं कहीं ये ऊपर नीचे जरूर लगता है, लेकिन अंतिम तौर पे इसका अध्ययन करने पे अंतिमतः यह ज्ञात होता है कि इसकी ढाल दक्षिण की ओर है, अंतिम रूप से। ठीक है, यही कारण क्या है कि सभी नदियाँ, अधिकांश नदियाँ सबसे पहले इंद्रावती में आती हैं, फिर वो गोदावरी अपोह तंत्र में जाती हैं और इस प्रकार से सभी मिलके टुगेदर दे फॉर्म गोदावरी ड्रेनेज सिस्टम। क्लियर? तो इसकी ढाल मैंने कहा है अंतिम रूप से दक्षिण की तरफ है। यही कारण है कि यहाँ की अधिकांश नदियाँ, ठीक है, अधिकांश नदियाँ, ठीक है, अंतिम रूप से गोदावरी में मिल जाती हैं और दक्षिण की ओर ये अपनी प्रवाहित होती हैं। ठीक है, दक्षिण की ओर प्रवाहित होते हुए गोदावरी में मिल जाती हैं। यहाँ तक की चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। और देखेंगे, मैंने कहा है कि गोदावरी ड्रेनेज सिस्टम का जो मुख्य नदी गोदावरी है, गोदावरी इज द मेन रिवर ऑफ दिस ड्रेनेज सिस्टम। तो गोदावरी इसकी प्रमुख नदी है। क्लियर है? अब आपको पता होगा, ये इंट्रोडक्शन था इसके बारे में। तो इंट्रोडक्शन खत्म करने के बाद आपको पता ही है, हम एक एक नदियों को लेकर चलते हैं। महानदी अपोह तंत्र में आपने देखा है। तो फर्स्टली हमें गोदावरी नदी के बारे में देखना होगा। कुछ इसके बारे में कुछ ही चीज़ देखेंगे, क्योंकि ये छत्तीसगढ़ में तो आ नहीं रही है, बाहर से निकल रही है। तो इसका उद्गम कहाँ से होता है और ये कहाँ जाके गिर रही हैं या फिर कहाँ जाके ये फॉल हो रही, मर्ज हो रही हैं, इसको हमें देखना होगा। और इसके बारे में कुछ विशेष चीज़ें और हैं। उसके बाद इसकी सहायक नदी जब स्टार्ट करेंगे तो महानदी इंद्रावती नदी है, सॉरी इंद्रावती नदी है। उसके बाद आप देखेंगे इसके बारे में सबरी, जो कि यहाँ से निकल कर आके यहाँ मिलेंगे। एक एक करके हम लोग देखेंगे तो चीज़ें क्रिस्टल आपकी क्लियर होंगी और बहुत अच्छे से आपको समझ आने वाली है। तो इंट्रोडक्शन के फॉर्म पे देखे हैं। इसके बाद हम लोग फर्स्टली अब स्टार्ट करने वाले हैं गोदावरी नदी के बारे में। एक एक चीज़ें क्लियर होंगी। आप आराम से पेन काफ़ी उठाइए और फिर नोट करने की कोशिश कीजिए, बहुत हेल्प होने वाली है। ठीक है, तो गोदावरी रिवर के बारे में देखेंगे। गोदावरी जो नदी है ये आपकी त्र्यंबक पहाड़ी, नासिक महाराष्ट्र से निकलती है। ठीक है, तो इसका क्या क्या देखना है आपको भी ये भी पता है। उद्गम इसके बारे में होगा। उद्गम के बाद इसका विसर्जन हम लोग देखेंगे, यानी कि ये जाके विलीन कहाँ पे हो रही है, निकल कहाँ पे रही है और जाके विलीन कहाँ पे हो रही है, कहाँ पे जाके विलय हो रही है, इसको हम देखेंगे। इसके बाद इसका प्रवाह क्षेत्र, डेफिनेटली प्रवाह क्षेत्र तो नहीं होगा क्योंकि छत्तीसगढ़ में बह नहीं रही है। इसके बारे में कुछ विशेष देखेंगे, बस तीन ही चीज़ पे देखेंगे तो इसके बारे में अच्छी खासी समझ बन जाएगी। ठीक है, कुछ विशेष बात देखेंगे और यहीं पे इसके सहायक नदियों पर भी हम लोग बात कर लेंगे। उद्गम देखेंगे तो गोदावरी रिवर इसके बारे में देखेंगे। तो ये त्र्यंबक पहाड़ी महाराष्ट्र से निकलती है, इसको आप लिखेंगे ओरिजिन्स फ्रॉम त्र्यंबक हिल्स ऑफ नासिक। ठीक है, नासिक महाराष्ट्र इनमर्ज इनटू बे ऑफ बंगाल। ठीक है, बे ऑफ बंगाल। यहाँ तक क्लियर हुई। तो गोदावरी रिवर त्र्यंबक पहाड़ी से निकल रही है और ये बंगाल की खाड़ी में जाके समाहित हो रही है। क्लियर है। अब विशेष चीज़ यहाँ पे देखेंगे तो गोदावरी रिवर के बारे में एक चीज़ मिलता है। ठीक है, तो ये पोलावरम बांध, पोलावरम, क्लियर, पोलावरम बांध गोदावरी नदी पर स्थित है। पोलावरम डैम इज लोकेटेड और सिचुएटेड ऑन गोदावरी रिवर और ये आंध्र प्रदेश में है। परफेक्ट है। ये कहाँ है बोले तो आंध्र प्रदेश में। तो पोलावरम बांध आंध्र प्रदेश में गोदावरी नदी पर स्थित है। इसके आगे हम लोग बात करें तो एक आपने देखा होगा किस्काल घाटी। किस्काल घाटी आप इसका लोकेशन देखें, ये आपका कुंडा गांव है। क्लियर है, ये आपका बस्तर है। तो कुंडा गांव के अंतर्गत यहाँ पे आपका किस्काल घाटी है।
ठीक है, यहाँ पे आपका किसकाल घाटी है। आपने देखा होगा महानदी जब निकलती है धमतरी में, इसके ऊपर अब हम लोग रायपुर संभाग और फिर दुर्ग संभाग की बात करते थे, तो यहाँ पे जब देखेंगे तो महानदी निकलती है, तो महानदी निकल के जाती है तो बीच में कौन सा है आपका किसकाल घाटी। क्लियर है, कोंडागांव में। तो किसकाल घाटी जल विभाजक के रूप में कार्य करती है, एक तो महानदी के लिए और दूसरा इंद्रावती के लिए। ये इंद्रावती नदी है और इस प्रकार ये दो अपोह तंत्र के बीच भी वाटर डिवाइडर का काम करती है। इट एक्ट्स लाइक वाटर डिवाइडर बिटवीन टू ड्रेनेज सिस्टम इन टू रिवर्स। इसको आपको याद रखना होगा। तो किसकाल घाटी दो नदियों के बीच वाटर डिवाइडर का काम करती है। किसकाल घाटी जल विभाजक के रूप में, ठीक है, कार्य करती है। इसको आप एक एक करके नोट करेंगे। तो ये महानदी एवं इंद्रावती, महानदी एवं इंद्रावती नदी के मध्य जल विभाजक का कार्य करती है, इसका पहला काम। दूसरा काम, यह महानदी अपोह तंत्र और गोदावरी अपोह तंत्र, दो अपोह तंत्रों के मध्य क्या कहा है, महानदी अपोह तंत्र, इसको अपोह तंत्र लिखेंगे, और गोदावरी अपोह तंत्र, इनके बीच वाटर डिवाइडर का काम करती है। अब इसकी सहायक नदियों पर बात करें, विशेष में हम लोग पहला देख लिए हैं, यानी कि ए हो गया, और विशेष में हमने बी दूसरे नंबर पे बात की है। विशेष में सी तीसरा पॉइंट आपका रहेगा, सहायक नदियां। तो गोदावरी नदी के सहायक नदी में देखेंगे इंद्रावती, विच इज द मेन ट्रिब्यूटरीज ऑफ गोदावरी रिवर, इंद्रावती एंड सबरी, ये दो इसके सहायक नदियां हो जाएंगे। मुझे नहीं लगता यहां तक कि आपको कोई दिक्कत होगा। एक बार हम लोग फिर से रिवाइज करने की कोशिश करें। गोदावरी रिवर ओरिजिन्स फ्रॉम त्र्यंबक हिल्स ऑफ नासिक महाराष्ट्र एंड मर्जेस इनटू द बे ऑफ बंगाल। रिमार्क यानी कि विशेष पॉइंट में हमने देखा है, फर्स्टली पोलावरम डैम इज लोकेटेड ऑन दिस रिवर इन आंध्र प्रदेश। परफेक्ट है। किसकाल एक्ट्स लाइक वाटर डिवाइडर बिटवीन टू रिवर्स एंड टू ड्रेनेज सिस्टम। फर्स्ट इज महानदी एंड इंद्रावती रिवर्स, महानदी ड्रेनेज सिस्टम एंड गोदावरी ड्रेनेज सिस्टम, इन दोनों के बीच ये जो है वाटर डिवाइडर के रूप में कार्य करती है। सहायक नदी पे हमने देखा ट्रिब्यूटरीज में इंद्रावती एंड सबरी। इंद्रावती इज द मेन ट्रिब्यूटरी ऑफ दिस रिवर। यहाँ तक की बातें आपकी क्लियर हो चुकी हैं। अब बताइए हमें कौन सी पढ़नी है, इंद्रावती या फिर सबरी। ये दोनों के बारे में पढ़ेंगे तो फिर गोदावरी अपोह तंत्र के बारे में अच्छी खासी समझ बन जाएगी। सबसे इंपॉर्टेंट है इंद्रावती, इसके बारे में ढेर सारी इंफॉर्मेशन है, ढेर सारी जानकारियां हैं। तो आगे इसके बारे में अब देखते हैं। तो इंद्रावती के बारे में पढ़ेंगे। इंद्रावती अभी मैंने कहा है, इसके बारे में उद्गम भी देखेंगे, विसर्जन भी देखेंगे, विशेष के बारे में भी देखेंगे, इसकी लंबाई भी देखनी पड़ेगी। बहुत कुछ इसके बारे में पॉइंट है जो आपको देखने होंगे। ठीक है, तो इसके बारे में मैंने अभी कहा है कि मुंगेर की पहाड़ी से निकलती है। क्लियर। तो ये मुंगेर की पहाड़ी से निकलती है, उड़ीसा से आ रही है। याद रखिए छत्तीसगढ़ से नहीं निकलती है, बहती छत्तीसगढ़ में है। परफेक्ट है। तो ये निकल कहाँ से रही है, मुंगेर की पहाड़ी। परफेक्ट। कहाँ से, ओडिशा से। तो इसको लिखेंगे इसका उद्गम। ठीक है, ओरिजिन्स फ्रॉम मुंगेर हिल ओडिशा एंड मर्जेस इनटू द गोदावरी रिवर। परफेक्ट है। गोदावरी रिवर एट भद्रकाली ऑफ बीजापुर ऑन द बॉर्डर ऑफ महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना एंड छत्तीसगढ़। ठीक है, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ एंड तेलंगाना, मतलब ये तीनों राज्य के बॉर्डर पर मिलती है। मैंने कहा है इसका उद्गम मुंगेर की पहाड़ी से हुई है, उड़ीसा से, और ये जो है गोदावरी नदी में जाके मिल रही है, भद्रकाली में मिल रही है। ठीक है, इसका जगह भी पूछे जाए तो भद्रकाली में मिल रही है। कौन से जिला, बीजापुर जिला, और कौन से बॉर्डर पे मिल रही है, तो ये महाराष्ट्र। परफेक्ट है, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना। तो ये जो है भद्रकाली में मिल रही है, बीजापुर में मिल रही है, यानी कि बीजापुर के भद्रकाली में ये मिल रही है। किससे मिल रही है, गोदावरी नदी से मिल रही है। ये कौन से बॉर्डर है, यहाँ पे आपको पता ही होगा। इसके बाद ये महाराष्ट्र लग जाता है। परफेक्ट, महाराष्ट्र लग जाता है। ये तेलंगाना वाला क्षेत्र हो जाएगा आपका, और ये छत्तीसगढ़। तो ये तीनों के बॉर्डर पे मिल रही है। भद्रकाली में मिल रही है, बीजापुर जिला में मिल रही है। किससे मिल रही है, गोदावरी नदी से मिल रही है। इंद्रावती यहाँ से आके यहाँ मिल रही है। ये ऑब्वियसली कहाँ से बह रही है, पूर्व से लेके पश्चिम। तो पूर्व से निकल के पश्चिम की ओर बहते हुए, क्लियर, पश्चिम की ओर बहते हुए ये भद्रकाली में, बीजापुर में, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तेलंगाना के बॉर्डर में गोदावरी नदी से जाके मिल रही है। अब इससे ज़्यादा आसान नहीं हो सकती है। परफेक्ट, आप देख रहे हैं, उसी प्रकार मैं
बता पा रहा हूँ। इसके बारे में विशेष देखेंगे तो उद्गम हो गया, इसके बारे में विसर्जन हो गया। इस प्रकार प्रवाह क्षेत्र हम लोग देखेंगे, विशेष लास्ट हम करेंगे, ठीक है। प्रवाह क्षेत्र आप इजीली बता सकते हो। मैंने कहा है कि ये बस्तर से एंट्री करती हैं, निकल उड़ीसा से रही हैं, तो कितने जिलों को ये कवर कर रही है, ठीक है। प्रवाह क्षेत्र यही है, तो बस्तर देख रहे हो, दंतेवाड़ा देख रहे हो और बीजापुर, तो एक कुल 3 जिलों को कवर करती है, 3 जिलों से होकर गुजरती है। तो पहला प्रवाह क्षेत्र में 3 जिला हो जाएगा, बस्तर, दंतेवाड़ा, बीजापुर। अब सवाल उठता है कि इसके तट पे स्थित शहर कौन कौन से होंगे। बिल्कुल मैं पॉइंट बनाते जा रहा हूं, एक एक पॉइंट करके आप लिखेंगे। तटीय स्थल यानी कि कोस्टल साइट पे बात होगी। तटीय स्थल आप देखने की कोशिश करें, जैसे बस्तर में प्रवेश करती है तो इसका जगदलपुर इसके तट पर है, ठीक है। दंतेवाड़ा जैसे आती हैं तो यहाँ पे आपने सुना है बारसूर, ठीक है, बारसूर भी इसके तट पे है। और जब ये बीजापुर आती हैं तो बीजापुर को भोपालपट्टनम, क्लियर है, इसके तट पर स्थित शहर है। तो कोस्टल साइट की आप बात करोगे तो जगदलपुर, बारसूर, भोपालपट्टनम। मैं थोड़ा शॉर्ट फॉर्म यूज़ करता हूँ ताकि लिखूँ कम, समझाऊँ ज़्यादा, बताऊँ ज़्यादा, तो आप लिखने की कोशिश करेंगे। जगदलपुर, जगदलपुर और ये आपका बारसूर, भोपालपट्टनम इसके तटीय स्थल पे यानी कि तटीय स्थल हो जाएंगे, कोस्टल साइट के बारे में हो जाएगी। आगे हम लोग और देखने की कोशिश करें तो इसकी लंबाई पे बात हो सकती है, जो कि 264, ठीक है, किलोमीटर है। 264 किलोमीटर इसकी लंबाई है इंद्रावती की। इसके बारे में और विशेष पे अब हम लोग बात कर लेते हैं, इसकी विशेष कौन कौन सी होंगे। इंद्रावती नदी के बारे में सहायक नदी एक बार देखने की कोशिश करें, ठीक है। तो इसके भी 2 भाग होंगे, एक उत्तर की सहायक नदियां और एक दक्षिण की सहायक नदियां। मैं यहीं पे बता देता हूं ताकि उसको हम लोग जब डील करेंगे, मतलब उसके बारे में एक चीज़ इन्फॉर्मेशन देखेंगे तो उस टाइम पे उसको लिखने की कोशिश करेंगे। एक कांकेर है, ये नारायणपुर, एक बार मैप को ही देखनी है। कांकेर है, ये नारायणपुर है, ठीक है, ये बीजापुर, दंतेवाड़ा, क्लियर। और ये आपका कोंडागांव है, बस्तर है, सुकमा है। तो 1 2 3 4 5 6 7 ही जिला है बस्तर में। तो कांकेर के ऊपर जस्ट अभी नया जिला बना है, मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी, ठीक है, मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी। यहाँ से कोटरी नदी निकलती है राजहरा की पहाड़ी से, राजहरा पहाड़ी यानी कि दल्ली राजहरा पहाड़ी बालोद जिला में है, लेकिन उसका विस्तार मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी तक है, क्लियर। तो वहां से निकलती है कोटरी नदी। तो कोटरी नदी इस प्रकार से निकल के आती है। सहायक नदियों पे बात हो रही है, गोदावरी नदी की, क्लियर है, सहायक नदियों पे बात हो रही है। मैं एक एक चीज अभी लिखूंगा। तो ये कोटरी नदी यहाँ से निकलेंगी और कुछ इस तरह से ऐसे आके ये बीजापुर में भद्रकाली के पास ही ये मिलेंगी। चीज़ें क्लियर हुई। तो यहाँ से निकल रही हैं, ये उसकी उत्तर की नदियाँ हैं, परफेक्ट। इंद्रावती के उत्तर की सहायक नदियाँ हैं। अब देखेंगे नारायणपुर। नारायणपुर से 2 नदी निकलती है, एक नदी आपका निवरा होगा या फिर निवरा होगी, ये जाके यहाँ मिलेंगी, और एक गुड्रा होंगी जो जाके दंतेवाड़ा में मिलेगी। उसी प्रकार आप कोंडागांव में देखेंगे तो कोंडागांव से 2 नदियाँ निकलेंगी, और ये आपका हो जाएगा, एक कोटरी मैंने कहा है, ये आपका निवरा कहा है, ये मैंने गुड्रा कहा है। ये बोर्डिंग नदी निकलेगी और ये कोंडागांव से निकल के बस्तर में आके मिलेंगी, किससे, इंद्रावती से। ये बोर्डिंग है। एक नारंगी नदी निकलेंगी, नारंगी नदी भी कोंडागांव से आके बस्तर में जाके मिलेंगी। अब इसके हम लोग जगह को देखेंगे, एग्जैक्ट जगह को देखेंगे, तो फिलहाल के लिए समझेंगे। तो ये आपके उत्तर की नदियाँ हैं, उत्तर की सहायक नदियाँ। तो अब यहाँ पे लिखने की एक बार कोशिश करें उत्तर की सहायक नदियों में। तो अब तक आपने देखा है गोदावरी नदी के सहायक नदी, ठीक है। गोदावरी के बारे में बात करें, यहाँ पे आपके यहाँ पे चेंज करेंगे, इंद्रावती पे बात हो रही है अभी, क्लियर है। तो मैं चेंज करना भूल गया हूँ, उसको आप देखेंगे इंद्रावती, ठीक है, डायरेक्ट एक्सप्लेनेशन में चला गया था। इंद्रावती नदी के बारे में बात हो रही है। जितने भी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे दी गई है वो इंद्रावती नदी के बारे में है। विशेष में हमने सहायक नदी कहा है, सहायक नदी पे हम बात कर रहे हैं। सहायक नदी हमने कहा है एक उत्तर की सहायक नदियाँ होंगी और दक्षिण की सहायक नदी होंगी। जैसे कि आप देख पा रहे हैं इंद्रावती है, इंद्रावती के उत्तर की ओर जो सहायक नदियाँ हैं ये उत्तर की सहायक नदियाँ हैं इसकी, क्लियर है। और ये जो है आपकी दक्षिण की सहायक नदियाँ हैं। उत्तर की सहायक नदियाँ हमने कहा है कि आपका सबसे पहले हमने कोटरी की बात करी है, तो कोटरी, निवरा, गुड्रा, वहाँ पे आप देखते जाएंगे और लिखते जाएंगे, कोटरी, निवरा, गुड्रा, बोर्डिंग और नारंगी, ये इसके उत्तर की सहायक नदियाँ हैं। उसी प्रकार दक्षिण की सहायक नदियाँ आपको देखने होंगे, बीजापुर से निकल के बीजापुर में मिल जाती हैं, उसे चिंतावागु कहते हैं, ठीक है, चिंतावागु है। उसके बाद डंकनी आपने सुना होगा, डंकनी नदी दंतेवाड़ा से निकलती है और ये फिर दंतेवाड़ा में ही जाके मिल जाएंगे।
इसकी सहायक नदी शंखनी है, जो कि भी दंतेवाड़ा से ही निकलेंगी और ये जाके डंकनी में मिल जाएंगी। क्लियर है, डंकनी में ही ये भी जाके मिल जाते हैं कुछ इस तरह से। तो इस प्रकार इसकी सहायक नदियां हो जाएंगी। तो तीन ही आपको देखना है इसके दक्षिण की सहायक नदियों में। तो मैंने कहा है एक चिंतावागु, मैंने कहा है डंकनी, ठीक है, और एक मैंने कहा है आपका शंखनी। तो इन नदियों को अब हमें डील करना है, तब इसके बारे में क्लियर जानकारी होंगी। इंद्रावती नदी के बारे में कुछ और देख लेते हैं। ये विशेष में पहला चीज़ था सहायक नदी, ठीक। अब इसके आगे विशेष में ही दूसरा पॉइंट डाल के लिखेंगे। अब विशेष पे चल रहे हैं, सहायक नदी के बारे में हम लोग डील करेंगे, उसके लिए आप निश्चिंत रहिए, ठीक है। तो आपने सुना होगा भारत का नियाग्रा कहा जाने वाला कौन सा, चित्रकूट जलप्रपात। चित्रकूट जलप्रपात विच इज़ ऑल्सो नोन एज नियाग्रा ऑफ इंडिया, जिसे भारत का नियाग्रा कहा जाता है। वाइडेस्ट वाटरफॉल है, ठीक है, सबसे चौड़ा जलप्रपात है। तो सबसे पहले लिखेंगे सबसे चौड़ा जलप्रपात, ठीक है, चित्रकूट, सिचुएटेड ऑन इंद्रावती रिवर, इसको आप लिख सकते हो। और इसे भारत का नियाग्रा कहा जाता है, ठीक है। चित्रकूट जलप्रपात के बारे में बात हो रही है, क्लियर है। इसे भारत का नियाग्रा कहा जाता है। तो इंद्रावती रिवर पे चित्रकूट जलप्रपात स्थित है, जिसे भारत का नियाग्रा कहा जाता है, और ये सबसे चौड़ा, ठीक है, सबसे चौड़ा जलप्रपात है, ठीक है। इसके बारे में आप लिख सकते हो। इंद्रावती नदी के बारे में देखेंगे, आपने सुना है बस्तर का मैदान या फिर गोदावरी बेसिन, ठीक है, गोदावरी बेसिन और बस्तर का पठार। तो ये गोदावरी बेसिन और बस्तर के पठार का मुख्य नदी है, ठीक है। किसका किसका है, बस्तर के पठार का। विशेष पे चल रहे हैं ना, विशेष पे दूसरा नंबर का था, विशेष पे तीसरा नंबर का था, ठीक है। विशेष पे पहले नंबर हमने सहायक नदी पे बात कर ली है। तो ये बस्तर के पठार और साथ ही साथ क्या कहा मैंने, गोदावरी बेसिन। आपको पता है गोदावरी बेसिन यहाँ पे स्थित है, हमने पहले बात करी है। बस्तर पठार के बारे में भी बात हमने कर ली है, ठीक है, यहाँ पे है। तो बस्तर पठार और गोदावरी बेसिन ये दोनों के मुख्य नदी है, क्लियर। अब इसके बारे में आगे और देखिए इंद्रावती के बारे में, ठीक। तो इंद्रावती नदी जो है ये बस्तर की जीवन रेखा कहलाती है। ये कुछ इसकी स्पेसिफिक पॉइंट है, बस्तर की जीवन रेखा कहलाती है, ठीक। तब तक समराइज करें तो चित्रकूट जलप्रपात इस नदी पे स्थित है। चित्रकूट वाटरफॉल इज लोकेटेड ऑन दिस रिवर विच इज वाइडेस्ट वाटरफॉल विच इज आल्सो नोन एज नियाग्रा ऑफ इंडिया। सेकंड हमने देखने की कोशिश की है कि ये बस्तर के पठार यानी कि प्लेटू ऑफ बस्तर एंड गोदावरी बेसिन, ये दोनों की ये मुख्य नदी है। इट इज द मेन रिवर ऑफ प्लेटू ऑफ बस्तर एंड गोदावरी बेसिन। बस्तर की जीवन रेखा कहा जाता है। इंद्रावती रिवर इज द लाइफलाइन ऑफ बस्तर, इसको ऐसा कहा जाता है। इसके बाद इसके बारे में बस इतना ही है। अब आगे हम देखने की कोशिश करें इसकी सहायक नदी के बारे में, एक चीज़ हम लोग देखेंगे तो इसके बारे में अच्छी खासी समझ आपकी हो जाएगी। तो इंद्रावती के बारे में इनिशियल लेवल पे हमने देख लिया है, उद्गम आपको बता दिया है, विसर्जन हमने देख लिया है, इसका प्रवाह क्षेत्र हमने देख लिया है, तटीय स्थल के बारे में हमने बात कर लिया। एक चीज़ और याद रखेंगे, बारसूर में बोध घाट परियोजना चलाई जा रही है, स्पेशल पे ही स्पेसिफिक पॉइंट पे लिखेंगे। 5वें नंबर का आपका जहाँ तक ये रहेगा, बोध घाट परियोजना, ये कहाँ पे, बारसूर, ठीक है। तो इतनी चीज़ें आप खत्म करेंगे। इसके बाद इसकी सहायक नदी के बारे में अब एक एक चीज़ करके देखना होगा, याद रखेंगे। और ये इंद्रावती जो है सबसे मुख्य सहायक नदी है गोदावरी नदी की, क्लियर है। तो आपने देखा है कि गोदावरी अपोहा तंत्र के बारे में हमने परिचय पे बात कर ली है। अगर आप समराइज करना चाहें, उसके बाद गोदावरी नदी के बारे में बात की है। गोदावरी नदी के बारे में बात करने के बाद वहाँ से निकल के उसकी सहायक नदियाँ आई, जो कि इंद्रावती और सबरी थी। तो हम इंद्रावती पे बात कर रहे हैं। इसके बाद भी इंद्रावती के बारे में सहायक नदी आई हैं जो आपने देखी है। इस सब चीज़ पे हमें अब बात करनी होंगी। तो एक एक करके हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कोटरी नदी से स्टार्ट करते हैं। तो देखेंगे कोटरी, ठीक है। कोटरी नदी का उद्गम जैसे कि मैंने कहा है कि राजहरा की पहाड़ी मोहला मानपुर अम्बगढ़ चौकी से हुई है। हालांकि दिल्ली राजहरा की पहाड़ी बालोद में भी विस्तृत है, बालोद में मुख्य रूप से, लेकिन उसका विस्तार मोहला मानपुर अम्बगढ़ चौकी में भी है। तो कोटरी नदी का जो उद्गम है, ठीक है, ओरिजिन्स फ्रॉम राजहरा हिल, ठीक है, राजहरा हिल्स ऑफ मोहला मानपुर अम्बगढ़ चौकी। तो ये मोहला मानपुर अम्बगढ़ चौकी के राजहरा की पहाड़ी से हुई है एंड मर्जेस इनटू द गोदावरी रिवर एट भद्रकाली ऑफ बीजापुर। ये भद्रकाली, ठीक है, बीजापुर। तो बीजापुर के भद्रकाली जाके मिल जाती है,
क्लियर है, ऐसी बताए हैं। इस पर इसका प्रवाह क्षेत्र, इसके ड्रेनेज एरिया 4 जिला हो जाएगा। इसका ड्रेनेज एरिया 4 जिला हो जाएगा। पहला है तो अम्बागढ़, ठीक है, ये वाला हमने बात करी है, मोहलापुर मानकर अम्बागढ़ चौकी वाला। तो पहला मोहला मानपुर अम्बागढ़ चौकी, क्लियर है। दूसरा आपका एक कांकेर हो गया, कांकेर जा रही है। फिर ये नारायणपुर भी टच हो रही है, और फिर ये कहाँ पे आ रही है, बीजापुर। तो इस प्रकार 4 जिलों से होकर गुजरती है कोटरी नदी। और इसके बारे में अब इसका लंबाई आप लिख लो, प्रवाह के बाद लंबाई एक लिख लेना, ठीक है। लंबाई देखेंगे, इसकी लंबाई 135 किलोमीटर है, इसको नहीं भूलेंगे, इसको अब लिखेंगे 135 किलोमीटर इसकी लंबाई है। कुछ विशेष बातों पे बात होंगी इसकी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। कोटरी नदी को परलकोट नदी कहा जाता है, ठीक, परलकोट नदी कहा जाता है। आपने परलकोट विद्रोह 1825 सुना होगा, जो कि इसी क्षेत्र में है, बीजापुर वाले क्षेत्र में। इसे परलकोट नदी कहा जाता है। और कोटरी बेसिन के बारे में आपको जानना होगा। यहाँ तक की चीज़ें क्लियर हुई हैं, ऐसे मान के चल रहा हूँ। कोटरी बेसिन आपको पता होगा, कोटरी बेसिन इज लोकेटेड टू द साउथ वेस्ट पार्ट ऑफ द स्टेट। आपको मैंने पहले पढ़ा है कि कोटरी बेसिन यहाँ पे स्थित है। अभी बनाऊंगा तो वो ज़्यादा इधर उधर हो जाएगा मैप। आपको पता है हमने कोटरी बेसिन यहीं तक लिया था, इसके जिले भी यही लिया था। पिछले क्लासेस में हमने इस चीज़ करी है। तो कोटरी बेसिन कहाँ पे स्थित है, ये सिर्फ साउथ छत्तीसगढ़ बना है। अगर पूरा बनेगा तो छत्तीसगढ़ के साउथ वेस्ट में हो जाएगा, ठीक है, दक्षिण पश्चिम में हो जाएगा। कौन सा, कोटरी बेसिन। तो वही कह रहा हूँ मैं, कोटरी बेसिन सेकंड लाइन है आपका, कोटरी बेसिन छत्तीसगढ़ के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। यहाँ तक की चीज़ें क्लियर हुई, ठीक है। तो बस इतनी चीज़ यहाँ पे लिखेंगे तो इसके बारे में आपकी अच्छी खासी समझ बन जाएगी। अब आगे हम कोटरी के आगे चलें तो कोटरी के आगे आपका निवरा और गुडरा है। ये दोनों को एक साथ हम लोग देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। निवरा और गुडरा, निवरा और गुडरा जैसे कि आप देख पा रहे हो, दोनों एक चीज़ कॉमन है इसमें, एक नहीं 2 चीज़ कॉमन है। एक ये नारायणपुर से निकल रही है, दूसरा इंद्रावती मिल रही है, बस जगह अलग अलग। नारायणपुर से निकल रही हैं और कहाँ मिल रही है, बीजापुर में मिल रही है। कौन सा, निवरा। उसके बाद गुडरा देखेंगे तो नारायणपुर से निकल रही है, क्लियर है, और ये दंतेवाड़ा में जाके बारसूर के पास मिल रही है। तो दोनों नदी को एक साथ हम लोग पढ़ लेते हैं ताकि इसके बारे में आपको कन्फ्यूज़न भी ना हो। तो एक है आपका निवरा और एक है आपका गुडरा, ठीक है, इवन इसमें डबल ओ हो सकता है, ठीक है, गुडरा। इसका उद्गम देखेंगे तो निवरा नारायणपुर से निकल रही है, गुडरा भी नारायणपुर से निकल रही है, इसका उद्गम हो गया। इसके विसर्जन के बारे में देखेंगे, ठीक है। तो निवरा ये कहाँ पे मिल रही है, बीजापुर में, ठीक है, बीजापुर में। अब ये सभी कहाँ पे मिल रही है, इंद्रावती में, इतना तो क्लियर है। तो ये इंद्रावती में मिल रही है। और गुडरा देखेंगे ये दंतेवाड़ा में, ठीक है, DNT दंतेवाड़ा में, बारसूर में, इसके बारे में लिखेंगे, बारसूर में मिल रही है। बस प्रवाह क्षेत्र इसका कौन सा हो जाएगा, 2 जिला हो जाएगा, ठीक है। प्रवाह क्षेत्र इसका 2 जिला हो जाएगा, नारायणपुर और बीजापुर। मैं BR लिखता हूँ, चलो इसको J लिख रहा हूँ मैं, ठीक। ये बीजापुर है, BJ, ठीक है, बीजापुर। इस प्रकार आप देखेंगे गुडरा का प्रवाह क्षेत्र हो जाएगा, ठीक है। गुडरा का प्रवाह क्षेत्र 3 जिला हो जाएगा, ये नारायणपुर, ये बीजापुर और ये दंतेवाड़ा माँ की मिल रही है। इस प्रकार इसका प्रवाह क्षेत्र 3 जिला, तो ये नारायणपुर हो जाएगा, ठीक है, बीजापुर हो जाएगा और DNT हो जाएगा, यानी कि दंतेवाड़ा, क्लियर। तो ऐसे करके आप इसको याद रख सकते हो। इसके बारे में कोई विशेष पॉइंट नहीं है, बस इतना ही है, क्लियर। इतने आप याद रखेंगे तो इसके बारे में हो जाएगा। बोर्डिंग देखने की कोशिश करें, ठीक, बोर्डिंग नदी, इसके बारे में उद्गम देखेंगे। ये कोंडागांव से निकल रही हैं और कहाँ पे मिल रही हैं, ये इंद्रावती मिल रही हैं जाके बस्तर में, क्लियर है, बस्तर में जाके इंद्रावती मिल रही है। ओरिजिन्स फ्रॉम कोंडागांव एंड मर्जेस इनटू इंद्रावती इन बस्तर। इस प्रकार इसका प्रवाह क्षेत्र कोंडागांव और बस्तर होगा। बस इसके बारे में इतना ही है। अब इसके आगे देखेंगे, ये थोड़ा छोटा छोटा था इसलिए मैंने उसको जल्दी जल्दी पढ़ा दिया। इसके बारे में उद्गम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उद्गम याद रखेंगे। और थोड़ा कहाँ मिल रही है तो आपको पता चल ही जाएगा। तो उद्गम याद रखने की कोशिश करेंगे। उद्गम स्थल इसका पूछा जा सकता है, जिले के बारे में पूछा जा सकता है, किस जिले से होकर ये निकल रही हैं, ठीक है। बोर्डिंग हो गया। नारंगी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। 2 चीज़ है, कोटरी को आप अच्छे से देखेंगे, स्टार लगा लेना, और नारंगी देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। नारंगी में ज़्यादा कुछ खास नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट एक ही चीज़ इसको बना देता है, क्योंकि नारंगी नदी के तट पर कोंडागांव स्थित है। परफेक्ट, तो इसलिए जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है। इट इज़ ओरिजिनेट फ्रॉम माकड़ी ऑफ कोंडागांव। माकड़ी, ये कोंडागांव के माकड़ी से निकलती है, मर्जेस इनटू इंद्रावती। इंद्रावती तो आपको पता है कहाँ पे, कोंडागांव में ही,
ठीक है, ये बस्तर में। क्लियर। प्रवाह क्षेत्र, प्रवाह क्षेत्र बहुत इंपॉर्टेंट है इसका। ये दो चीज़ देखेंगे, कोंडागांव और बस्तर। तो ये कोंडागांव और बस्तर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि कोंडागांव इसके तट पर स्थित है। तो इसके तटीय स्थल एक बना लोगे आप, छोटा सा पॉइंट। तटीय स्थल कौन सा? कोंडागांव। ये पूछा जा सकता है, ठीक है। कोंडागांव किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये नारंगी नदी के तट पर स्थित है, तट पर स्थित है। एक चीज़ यहाँ पे और देखने वाली चीज़ रहेगी, इसकी सहायक नदी भी है। यहाँ पे एग्जैक्ट लोकेशन मैं बताने में असमर्थ हूँ यहाँ पे उसके लिए बताने में, लेकिन नारंगी की इसको लिखेंगे, इसको एक सामान्य तौर पे आप याद रखेंगे, मारकंडी। मारकंडी रिवर इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ नारंगी रिवर। परफेक्ट, इसको याद रखेंगे। तो ये आपके उत्तर की नदियों के बारे में कंप्लीट डिटेल हो जाएंगी। अब नीचे आपको 3 नदियों के बारे में और बात करनी है, तब इंद्रावती समाप्त होंगी। उसके बाद आप याद रखो। चलो इसको ख़त्म करते हैं, उसके बाद मैं एक बार समराइज इसको कर दूंगा ताकि आपको याद करने में आसानी हो। चिंतावागु, चिंतावागु ये भी जल्दी ख़त्म हो जाएगा क्योंकि इसके बारे में भी ज़्यादा कुछ देखना नहीं है। चिंतावागु भी निकलती बीजापुर से है, मिलती बीजापुर में है। तो ये बीजापुर से निकल रही है, मिल बीजापुर में रही है। कहाँ पे? इंद्रावती में। इस प्रकार प्रवाह क्षेत्र भी बीजापुर, मतलब 3 बीजापुर लिखोगे तो तीनों ये आपस में बढ़ जाएंगे। उद्गम, इसका विलन, और फिर कौन सा? प्रवाह क्षेत्र। ठीक है, तो उद्गम बीजापुर, विसर्जन बीजापुर, प्रवाह क्षेत्र बीजापुर। अब नारंगी के ठीक है, नारंगी ही लिखा हूँ मैं अब तक। क्लियर है? इसको आप लिखेंगे चिंतावागु। क्लियर? तो मैं ऊपर लिखना भूल जा रहा हूँ, इसको थोड़ा सा आप आवाज़ सुन के ज़्यादा समझने की कोशिश करेंगे। तो हमने चिंतावागु पे बात करी है। चिंतावागु बीजापुर से निकल रही है। और बोर्डिंग नारंगी के बारे में खैर मैप में नहीं बताया हूँ, लिख दिया हूँ, तो इससे पहले मैंने मैप में बता दिया था। क्लियर? तो इसको थोड़ा पकड़ने की कोशिश करेंगे। चिंतावागु ये बीजापुर से ही निकल रही है, बीजापुर में जाके मिल रही है। तो इस प्रकार मैंने कहा है चिंतावागु के बारे में। ठीक है, चिंतावागु बीजापुर से निकल रही है, बीजापुर में मिल रही है। इस प्रकार इसका प्रवाह क्षेत्र बीजापुर ही है। अब हमें डंकनी और शंखनी के बारे में बात करना है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता है दंतेश्वरी माता का मंदिर जो है डंकनी और शंखनी दोनों के संगम स्थल पर स्थित है। ये आगे आएंगे। डंकनी के बारे में देखेंगे। ठीक है, डंकनी का उद्गम डांगरी डोंगर पहाड़ी से हुई है। डांगरी डोंगर ये दंतेवाड़ा में है। ओरिजिन्स फ्रॉम डांगरी डोंगर हिल्स ऑफ दंतेवाड़ा एंड मर्जेस इनटू इंद्रावती। ठीक है, इन बारसूर। ठीक है, इन दंतेवाड़ा लिख लो डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, दंतेवाड़ा। इस प्रकार इसका प्रवाह क्षेत्र दंतेवाड़ा ही हो जाएगा। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि डांगरी डोंगर पहाड़ी से निकली है डंकनी नदी और ये इंद्रावती में जाके मिल जाती है दंतेवाड़ा में ही। क्लियर है? इसकी सहायक नदी देखेंगे, एक चीज़ यहाँ पे नोट करेंगे, सहायक नदी देखेंगे। इसका सिर्फ एक ही सहायक नदी है जो कि शंखनी है, शंखनी नदी है। अब शंखनी नदी में विशेष में हम लोग बात करेंगे। यहाँ भी इसको बात किया जा सकता था कि दंतेश्वरी माता का मंदिर, जैसे कि आप देख रहे हो ये आपको डंकनी नदी निकल रही है और यहाँ से निकल के दंतेवाड़ा में ही जाके मिल रही है इंद्रावती से। अरे इसकी सहायक नदी शंखनी है और ये जाके भी ये डंकनी में जाके मिल रही है, तभी तो इसकी सहायक नदी है। तो ये संगम स्थल पर दंतेवाड़ा में जो है दंतेश्वरी माता का मंदिर स्थित है। तो हम लोग शंखनी में उसको देखने की कोशिश करते हैं। डंकनी यहीं तक लिखेंगे। शंखनी अब देखेंगे शंखनी नदी निकलती कहाँ से है। शंखनी नदी बैलाडीला तो आपने सुना होगा, जो कि बहुत प्रसिद्ध है, बहुत फेमस है बैलाडीला। वहाँ पे नंदीराज जो आपकी पहाड़ी है वो भी आपको सुना होगा। तो हम लोग शंखनी पे बात कर रहे हैं। क्लियर है? शंखनी, इसका उद्गम नंदीराज हिल है। ठीक है, नंदीराज हिल है आपके बैलाडीला में, ये भी दंतेवाड़ा में ही है। ठीक, ओरिजिन्स फ्रॉम नंदीराज हिल्स ऑफ बैलाडीला मर्ज इनटू डंकनी, मर्ज इनटू डंकनी इन दंतेवाड़ा। ठीक है, तो ये नंदीराज पहाड़ी से निकल रही है। बैलाडीला जो कि आपको पता ही है बहुत फेमस है। बैलाडीला के नंदीराज पहाड़ी से निकल रही है जो कि दंतेवाड़ा में है और ये डंकनी में जाके मिल रही है। ये डंकनी में जाके मिल रही है जो कि दंतेवाड़ा में है। इस प्रकार इसका प्रवाह क्षेत्र सिर्फ दंतेवाड़ा हो जाएगा, ड्रेनेज एरिया। परफेक्ट। अब इसके बारे में विशेष देखेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। विशेष आप 2-3 चीज़ों पे गौर कीजिएगा। सबसे पहले शंखनी के बारे में कुछ विशेषता देख लेते हैं कि शंखनी नदी, क्लियर है, ये छत्तीसगढ़ के सबसे पॉल्यूटेड रिवर है। परफेक्ट है, इसे एक पॉल्यूटेड रिवर माना जाता है।
प्रदूषित रिवर माना जाता है। तो ये छत्तीसगढ़ की यानी कि राज्य की, हमारे राज्य की सबसे प्रदूषित नदी है। इस नदी का जल रक्ताभ है, यानी कि लाल रंग का है, ठीक है, लाल रंग का है। इसे रक्ताभ बोला जाता है। एक एग्जाम में रक्ताभ नाम से आया था। ये लाल रंग होता है और ये सबसे पॉल्यूटेड रिवर है। और ये जो इसका रंग रक्ताभ है, लाल रंग का है, इसको लिखेंगे। तीसरा चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये दोनों को मिला के मैं बोल रहा हूँ, डंकनी और शंखनी। तो दंतेवाड़ा में दंतेश्वरी माँ, ठीक है, लिखेंगे दंतेश्वरी, ठीक, माँ का मंदिर, ठीक है, डंकनी एवं शंखनी के संगम पर स्थित है। और ये कहाँ पे स्थित है, इसको लिखते जाएंगे। दंतेश्वरी माँ का मंदिर डंकनी शंखनी नदी के संगम स्थल पर या फिर संगम पर स्थित है। क्लियर है, संगम पर स्थित है। और इसको आगे देखेंगे, जो कि तराला ग्राम में है, तराला ग्राम दंतेवाड़ा में है, ठीक, सेकंड लाइन ये होना चाहिए। और इसे अन्नम देव ने, काकती रूलर अन्नम देव ने बनाया था। ये तीन चीज़ों को आप लिखेंगे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। द टेम्पल ऑफ दंतेश्वरी माँ इज सिचुएटेड ऑन द कॉन्फ्लुएंस ऑफ डंकनी एंड शंखनी रिवर, क्लियर है, इन तराला विलेज ऑफ दंतेवाड़ा। अब एक बार समराइज करें तो आपकी इंद्रावती नदी के बारे में कंप्लीट चर्चा हो चुकी है। एक बार समराइज करें ताकि आपको समझ में आ जाए अब तक हमने क्या पढ़ा है गोदावरी ड्रेनेज सिस्टम के अंतर्गत, उसको आप एक बार देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। गोदावरी अपोहा तंत्र के अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे हैं, इसके बारे में हमने परिचय देख लिया है, ठीक। इसको मैं बताने की कोशिश करूं, ठीक। पहला चीज़ इसके बारे में क्या क्या देखे हैं वो चीज़ आप देख लेंगे। इसके बारे में हमने परिचय देख लिया है, गोदावरी अपोहा तंत्र होती क्या है। इसके बाद एक मेन रिवर पे हम लोग चल रहे हैं, ठीक है। तो हमने गोदावरी पे बात करी है जो कि सबसे मुख्य नदी है इस अपोहा तंत्र का। गोदावरी पे बात करें तो इसकी सहायक नदियां निकल के आई। सहायक नदी में दो नदी निकल के आई, एक इंद्रावती, क्लियर है, और दूसरा सबरी। और आपको पता होगा हमने इंद्रावती पे बात कर ली है। अब तीसरे नंबर पे क्या है, हमने इंद्रावती पे बात कर ली है, ठीक है। गोदावरी नदी के अंतर्गत इंद्रावती पे बात कर ली है। इसके बारे में सब ये डिटेल हमने देख लिया है। और लास्ट में हमने देखा था इसकी सहायक नदी। तो सहायक नदी कौन कौन सी निकल के आई थी, ये समराइज कर रहे हैं ताकि आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा, पढ़ कैसे रहे हैं। इंद्रावती नदी के अंतर्गत आपने देखा होगा कोटरी नदी, ठीक है। कोटरी पे हम लोग बात किए हैं, कोटरी हो जाएगा। उसके बाद आपका निवरा, उसके बाद आपका गुडरा, परफेक्ट है, गुडरा रिवर हो जाएगा। फिर बोर्डिंग पे बात हुई है, क्लियर, बोर्डिंग पे बात हुई है। इसके बाद आपको पता होगा नारंगी, हमने बात करी है नारंगी पे, ये इसकी उत्तर की सहायक नदियाँ थीं। अब इसके आगे और देखेंगे तो इसके तीन नदियों पे हमने और बात की है। एक आपका चिंतावागु, क्लियर। उसके बाद हमने डंकनी पे बात करी है, उसके बाद हमने शंखनी पे बात करी है, क्लियर है। तो इस प्रकार हमने ये खत्म की है, तो ये आपका खत्म हो गया है। अब इसमें कौन सा बाकी है, सबरी। तो अब हम कौन सा पढ़ेंगे, सबरी। उसके बाद गोदावरी ड्रेनेज सिस्टम आपका खत्म होगा। तो ये सीक्वेंस हमेशा याद रखेंगे। ये छोटा सा आप साइड में बना के लिखेंगे ताकि आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। नए स्टूडेंट हैं उन लोग को कन्फ्यूजन होता है, इसलिए मैं बता रहा था। जो पुराने हैं, जिनको जो एक दो बार पढ़ चुके हैं, उनके लिए तो ये आसान है ही, ठीक है। तो अब हम सबरी नदी पे बात करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में भी बहुत फैक्ट मिलता है, क्लियर है। तो अब तक आपने देखा है, यहाँ पे भी मैं एक बार सबरी को भी दर्शाने की कोशिश करूँ। ये तो आपका गोदावरी नदी है जो कि कुछ इस तरह से जा रही है, क्लियर है, ठीक। और मैंने कहा है इसकी दो ही सहायक नदी है। छत्तीसगढ़ के संदर्भ में दो सहायक नदी पढ़ना है। एक इंद्रावती नदी इधर से आ रही है, क्लियर है, और एक हमें देखना है वो आपका रहेगा सबरी नदी। ये कोरापुट क्षेत्र से निकलती हैं और कुछ इस तरह से, क्लियर, ऊपर से थोड़ा निकलेंगे, कोरापुट क्षेत्र से निकल, क्योंकि बस्तर और सुकमा ये दो इसका प्रवाहित क्षेत्र हो जाता है, ठीक है। कुछ इस तरह से ये बहते जाएंगी और ये जो यहाँ पे मिल जाएंगे। तो ये आपका सबरी नदी है जो कि कोरापुट क्षेत्र से निकल रही है, उड़ीसा से निकल रही है। ये भी छत्तीसगढ़ से नहीं निकलती है। यहाँ से निकल के कहाँ पे मर्ज हो रही है, ये गोदावरी मिल जाती है। और इस प्रकार जो है ये जाके बे ऑफ बंगाल में गोदावरी चली जाती है। तो यहाँ के सभी जो नदियाँ हैं ये सिमिलरली देखेंगे तो अच्छे से देखेंगे तो इंद्रावती नदी सबसे ज़्यादा पानी ला रही है, क्लियर है।
और यहाँ की सभी नदियों को ले जाके इंद्रावती जाके गोदावरी मिल रही है, और गोदावरी जा रही है और इसे बे ऑफ बंगाल में ले जा रही है। तो इस प्रकार से ये जो है सब मिलके ड्रेनेज सिस्टम का निर्माण कर रहे हैं। परफेक्ट है। अब देखेंगे सबरी नदी के बारे में, आपको क्लियर होंगी एक एक चीज़ें यहाँ पे देखते जाएंगे। सबरी का उद्गम मैंने कहा है कोरापुट क्षेत्र, किधर, कोरापुट क्षेत्र, ओरिजिन्स फ्रॉम कोरापुट एरिया, कोरापुट रीजन ऑफ ओडिशा एंड मर्जेस इनटू गोदावरी, ठीक है, गोदावरी, ठीक है, इन आंध्र प्रदेश। तो कोरापुट क्षेत्र से निकल रही है और ये आंध्र प्रदेश में जो है गोदावरी में जाके मिल रही है। क्लियर है। तो अब तक हमने दो ही चीज़ पे बात करी है, इसका उद्गम कोरापुट क्षेत्र और इसका विसर्जन हमने बात कर ली है जो कि आंध्र प्रदेश में है। और इसका प्रवाह क्षेत्र छत्तीसगढ़ में देखेंगे तो ये बस्तर को थोड़ा टच हो रही है, और ये जो है देखिए इसमें आपका आंध्र प्रदेश हो जाएगा, ओडिशा हो गया। ओडिशा और छत्तीसगढ़ ये दोनों की सीमा में प्रवाहित होती है। ये देख रहे हो सीमा प्रवाहित हो रही है, तो ये जो सुकमा को टच कर जा रही है। तो ये सबसे पहले बस्तर, इसका प्रवाह क्षेत्र बस्तर और सुकमा ये दोनों जिलों को टच करती है। ये दोनों जिलों में थोड़ी सी ये हल्की सी गुजरती है, बाकी सीमा में ही बह रही है। परफेक्ट है। तो ये देखेंगे इसके बारे में, इसका विशेष रहेगा, ठीक है, विशेष बहुत इंपॉर्टेंट है। 173 किलोमीटर इसकी लंबाई है, पहला चीज़ लिखेंगे, ठीक। दूसरा चीज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो इसकी सहायक नदी है। सहायक नदी देखेंगे वहीं से और निकल के आती है। एक इसकी सहायक नदी है कांगेर, और दूसरी है आपका ठीक है मालगेर है, ठीक है, मालंगेर है, ठीक है, मालंगर है, मालंगर है एक्चुअल में, ठीक है, मालंगर, मालंगेर या मालंगर है, ठीक, क्रॉस चेक करके मैं बता दूंगा। तो कांगेर और मालंगर ये दो इसकी सहायक नदी है। लेकिन सवाल उठता है कि जो मुनगा बहार नदी है, ठीक है, वो किसकी सहायक नदी है? तो मुनगा बहार नदी है कांगेर की सहायक नदी। एक बार यहाँ पे देखने की कोशिश करें, ठीक है, इसको अलग पेन से मैं बनाऊं। ये आपकी सबरी नदी आ रही है, अब मैंने कहा है कि इसकी एक सहायक नदी है, कौन सा, कांगेर, ठीक। तो कांगेर नदी, ठीक है, इसकी सहायक नदी होती है। ये बस्तर क्षेत्र में इसकी सहायक नदी है, ये कांगेर नदी है, ठीक है। अब कांगेर की एक सहायक नदी है, कौन सा, मुनगा बहार, और वो कांगेर में जाके मिल रही है। तो कांगेर नदी सबरी की सहायक नदी है, सबरी की सहायक नदी ये कांगेर है, ठीक है, और कांगेर में जाके इधर से मिल रही है, ये आपका मुनगा बहार है। अब कांगेर की नदी मुनगा बहार में, ध्यान से सुनेंगे, मुनगा बहार में कौन सा, तीरथगढ़ जलप्रपात है, ठीक है। तीरथगढ़ जलप्रपात ना ही सबरी में है, ना ही कांगेर में है, ना ही इंद्रावती में है। तीरथगढ़ जलप्रपात आपकी मुनगा बहार नदी में है, ठीक है, मुनगा बहार नदी में है। और किस टाइप से मैंने बता दिया, मैंने कहा सबरी की सहायक नदी कांगेर है, कांगेर नदी है, और कांगेर नदी की जो सहायक नदी मुनगा बहार है, यहाँ पे मैंने दिखा दिया। और यहीं पे तीरथगढ़ जलप्रपात स्थित है बस्तर में। परफेक्ट है। तो इसको आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे आप देखेंगे, ठीक है, कांगेर में देखेंगे तो कांगेर, ठीक है, कांगेर नदी के अंतर्गत एक भैंसा दरहा नामक स्थान मिलेगा, भैंसा दरहा, ठीक है, दरहा, भैंसा दरहा नामक स्थान में प्राकृतिक रूप से नेचुरली जो है आपके क्रोकोडाइल्स यानी कि मगरमच्छ का संरक्षण किया जा रहा है। इसको लिखेंगे, आपका तीसरा पॉइंट हो जाएगा। तो कांगेर नदी के भैंसा दरहा नामक स्थान पर प्राकृतिक रूप से मगरमच्छ का संरक्षण किया जा रहा है, इसको लिखेंगे। और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कुनावरम, आपके आंध्र प्रदेश के कुनावरम और फिर आपका सुकमा, ठीक है, सुकमा के कोंटा, ये दोनों को कनेक्ट करने वाला एक यहाँ पे कौन सा है, 36 किलोमीटर का जल मार्ग परिवहन, ठीक है, या फिर बोल सकते हो उसको जल परिवहन मार्ग है, जल परिवहन मार्ग है स्थित है, जो 36 किलोमीटर का है। तो सबरी नदी पे जल परिवहन मार्ग, ठीक है, वाटर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी, ये अवेलेबल कहाँ पे है, सबरी नदी पे है, जो कि सुकमा के कोंटा को जोड़ती है और आंध्र प्रदेश के कुनावरम को जोड़ती है। तो आंध्र प्रदेश के कुनावरम और सुकमा के कोंटा, ये दोनों को जोड़ने वाली या फिर दोनों को बीच में जो है आपका जल परिवहन मार्ग स्थित है, जो कि 36 किलोमीटर है, सबरी नदी पर स्थित है। इसको आप लिखेंगे। तो आपको मैंने बता दिया जल परिवहन, ठीक है, परिवहन मार्ग कितना है, 36 किलोमीटर।
और कहाँ किसके किसके बीच में किसको जोड़ रहे हैं, मैं आपको ये चीज़ बता दिया है। अब इसके आगे चले सबरी नदी के बारे में, तो क्या विशेष और हो सकती है। ठीक है, सबरी नदी को देखेंगे कि ये छत्तीसगढ़ उड़ीसा की सीमा पे बहती है। ठीक है, आपका जो भी रहे ये चौथा नंबर का हो सकता है। ये छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा की सीमा में बहती है और छत्तीसगढ़ के दक्षिणी सीमा रेखा बनाती है। छत्तीसगढ़ की दक्षिणी सीमा रेखा बनाती है, इसके बारे में आप लिखेंगे तो ये चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। अब गुप्तेश्वर जलप्रपात आप यहाँ पे और देखेंगे, ये तो आपका सबरी। ठीक है, गुप्तेश्वर जलप्रपात भी यहाँ पाया जाता है, एक चीज़ इसको भी लिखेंगे। तो इस प्रकार से सबरी के बारे में भी आपका अच्छी खासी डिटेल हो चुकी है, अच्छी खासी इसके बारे में चर्चा हो चुकी है। तो अब आपका एक चीज़ खत्म हो गया है, गोदावरी अपोहा तंत्र। ठीक है, जो कि क्या था, छत्तीसगढ़ का दूसरा सबसे बड़ा अपोहा तंत्र था, इसके बारे में भी हमने बात कर लिया है। तो याद रखेंगे छत्तीसगढ़ के जो सभी रिवर है, ऑल रिवर जो है छत्तीसगढ़ के, ऑल द रिवर्स ऑफ छत्तीसगढ़ हैव बीन डिवाइडेड इनटू 5 ड्रेनेज सिस्टम। आप देखेंगे छत्तीसगढ़ की ये वाला जो भाग है, इसका ढाल थोड़ा समझने की कोशिश करें तो इसका ढाल उत्तर की ओर है। ठीक है, इसका ढाल उत्तर की ओर यानी कि इसके ऊपर की ओर है। क्लियर है, तो छत्तीसगढ़ का ऐसी ही है, छत्तीसगढ़ के बीच का ढाल पूर्व की ओर है, इसके ऊपर का ढाल जो उत्तर का ढाल ये उत्तर की तरफ ही है और इसके दक्षिण का ढाल दक्षिण की तरफ है। ऐसे ही इसका ढाल आपने देखा भी होगा, हमने प्राकृतिक विभाजन पे बात करी है। क्लियर है, तो इसका ढाल चूंकि उत्तर की ओर, यही कारण है कि यहाँ की जो अधिकांश नदियाँ है, ठीक है, अधिकांश नदियाँ है ये उत्तर की ओर प्रवाहित होती हैं। और उत्तर की ओर जब प्रवाहित होती हैं तो आपको पता है एक चीज़ यहाँ पे देख लीजिए। क्लियर है, एक ये आपको यहाँ से अमरकंटक से, क्लियर, अमरकंटक से निकलती है सोन नदी और ऐसे ये जाती है। ठीक है, और ये मुख्य नदी नहीं है, गंगा मुख्य नदी है। जब हम लोग इंडियन जीएस पढ़ेंगे यानी कि इंडियन ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो वहाँ मैं बताऊँगा कि इधर से गंगा नदी आ रही है और यहाँ जाके ये मिल जाती है। ठीक है, तो सोन नदी जो है आपकी, क्लियर, यहाँ तक मैं ऐसे करूँ तो ये गंगा में जाके ऐसे मिलेंगी आगे, और ये गंगा मुख्य नदी है भारत की, इसलिए इसे गंगा अपोहा तंत्र कहते हैं। तो चूंकि ये सोन नदी में जाके हमारी नदियाँ मिलती हैं, इसलिए इसे सोन गंगा अपोहा तंत्र हम लोग कह रहे हैं। क्लियर है, तो देखेंगे एक एक करके सब चीज़ें क्लियर होंगी। तो यहाँ से ये सोन नदी जाती है। तो जब हमने कहा है कि हमारी उत्तरी छत्तीसगढ़ का ढाल उत्तर की ओर है, तो यहाँ की सभी नदियाँ उत्तर की ओर बहेंगी। तो ये सब नदियाँ जाके मिलती है सोन नदी में। ठीक है, सोन नदी कहाँ से आ रही है, अमरकंटक से आ रही है। ठीक है, अमरकंटक से निकल के जा रही है, तो ये सभी सोन नदी में मिलती हैं और सोन नदी के माध्यम से ये गंगा में जाके मिल जाती हैं, जो कि इंडियन ज्योग्राफी का जो विषय है वहाँ पे अच्छे से उसको समझेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, इसके बारे में सोन गंगा के बारे में एक परिचय देख लो आप, ताकि आपको समझने में आसानी होगी। फिलहाल मैं इसे मिटा रहा हूँ क्योंकि मेरे को जगह चाहिए, हमारे पास जगह कम है। क्लियर, मैं बताऊँगा। इंट्रोडक्शन देखेंगे इसके बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, इंट्रोडक्शन में आपको तो पता ही, सोन गंगा अपोहा तंत्र का निर्माण सोन नदी, ठीक है, और उसके सहायक नदी से हुई है। ये पहली लाइन तो रहती ही है। दूसरा चीज़ है सोन गंगा अपोहा तंत्र में छत्तीसगढ़ के संदर्भ में हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, अभी छत्तीसगढ़ के संदर्भ में जब देख रहे हैं सोन गंगा अपोहा तंत्र में, तो अभी तो सोन नदी ही है इसकी मुख्य नदी। ठीक है, चूँकि गंगा नदी भी है। ठीक है, इस कोष्टक में आप गंगा लिखेंगे। गंगा मुख्य नदी मैं बार बार कह रहा हूँ, लेकिन हम लोग छत्तीसगढ़ के संदर्भ में बोल रहे हैं। छत्तीसगढ़ से बह के ऊपर सभी नदियाँ जाती हैं। तो फिलहाल अभी के लिए आपकी सोन नदी मुख्य नदी है, क्योंकि यही हमें मिलाना है फिलहाल के लिए। ठीक है, चूँकि सोन के माध्यम से हो जा रही है। तो इंट्रोडक्शन में दो चीज़ आपने देख लिया है, सोन गंगा अपोहा तंत्र का निर्माण सोन नदी प्लस उसकी सहायक नदी से हुई है, जो कि हमने अभी कहा है, और ये गंगा नदी से भी मिलकर हुई है, सभी से मिलकर होती है। ठीक है, आगे जाके कैसे मिल रहे हैं मैंने बताया है। जब भारत का भूगोल पढ़ेंगे तो उसको बहुत अच्छे से और डिटेल में पढ़ेंगे। अब इसके क्षेत्रफल के बारे में बात किया जाता है। इसका क्षेत्रफल कितना है तो आपको पता होगा 18789 स्क्वायर किलोमीटर इसका मैंने क्षेत्रफल बताया है, पहले भी बताया है। 13.62% की मैंने बात करी है, इतनी प्रतिशत जल का संग्रहण करती हैं। ये जो है आपका अपोहा तंत्र, कौन सा, सोन गंगा अपोहा तंत्र छत्तीसगढ़ के अंतर्गत 13.62% है। याद रखिए, इससे पहले मैंने आपको बताया है, मेरे को अभी याद आ रहा, जो कि पहले हमने कौन सी पढ़ी है, गोदावरी अपोहा तंत्र, जहाँ पर मैंने कहा है कि वो 28.62 करके उसको 6-4 कर लेंगे। ठीक है, 6-4% को वो करती है, 6-2 है। क्लियर है, उसको आप करेक्ट कर लेंगे। तो
तो ये चीज़ रही है इसकी इनिशियल बात। इसके बारे में और आगे हम लोग देखें तो अब एक एक चीज़ को हम लोग देखना होगा, एक एक नदी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। चूँकि सोन नदी छत्तीसगढ़ से नहीं निकल रही है, ना ही छत्तीसगढ़ में प्रवाहित हो रही है, यही कारण है कि सोन नदी के बारे में हम डिटेल यहाँ पे नहीं पढ़ना है, क्योंकि छत्तीसगढ़ विषय को पढ़ रहे हैं, छत्तीसगढ़ के संदर्भ में पढ़ रहे हैं, छत्तीसगढ़ ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, तो छत्तीसगढ़ में जो जो कनेक्टेड है उन्हीं के बारे में पढ़ना होगा। क्लियर है? तो सोन नदी के बारे में हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। यहाँ की नदियाँ देखेंगे, कौन कौन सी नदी जाके सोन नदी मिल रही है उसको देखने की हमें कोशिश करनी है। क्लियर? तो सबसे पहले देखेंगे हम लोग बनास नदी के बारे में पढ़ेंगे। बनास नदी निकलती है आपकी मांझटोलिक पहाड़ी भरतपुर में स्थित है वहाँ से, ठीक है। और ये जिला हो जाता है मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर, क्योंकि भरतपुर तहसील में कौन सा है? मांझटोलिक पहाड़ी। मांझटोलिक पहाड़ी से निकलती है और ये सोन में जाके, ठीक है, सोन नदी में जाके मिल जाती है। उसी प्रकार यहाँ की, ठीक है, आमापानी से बनास गोपत नदी निकलेगी और ये भी सोन नदी में जाके मिल जाएगी। क्लियर है? उसी प्रकार आपको पता होगा छुरी मतरिंगा से, छुरी मतरिंगा से कौन सी निकलती है? रिहंद नदी निकलती है। पहले भी हमने इसके बारे में बात की है, बहुत अच्छे से पहले भी हमने इसके बारे में देखा है। तो रिहंद नदी छुरी मतरिंगा पहाड़ी से निकलेगी, जो कि सरगुजा में स्थित है, और सरगुजा से निकल के ये कुछ इस तरह से चले जाएंगे। आपको पता है यहाँ पे रिहंद बेसिन भी है, हमने बात करी थी ना। अब उसके बाद देखेंगे जसपुर से आपकी निकलेगी कन्हार नदी, ठीक है, और ये भी आपके बलरामपुर होते हुए चल देंगी, ठीक है। इवन ये तो हम बनास नदी पे चल रहे हैं, बनास नदी के बारे में हमें देखना है। इसका उद्गम देखेंगे, सिमिलरली क्या क्या पॉइंट होते हैं उसकी उसी पॉइंट पे हमें डील करना है। उद्गम देखेंगे, ठीक है, उद्गम देखेंगे, इसका विसर्जन देखेंगे, ठीक, यानी कि कहाँ जाके मिल रही है। इसके बाद इसका प्रवाह क्षेत्र देखेंगे, छत्तीसगढ़ के कौन से जिले में इसका प्रवाह क्षेत्र है, इसके बारे में विशेष क्या है। बस इन्हीं पॉइंट पे डील करेंगे, इसके बारे में अच्छी खासी समझ बन जाएगी। बनास नदी के बारे में उद्गम देखेंगे, ओरिजिन्स फ्रॉम मांझटोली हिल, ठीक है, मांझटोली हिल्स ऑफ भरतपुर तहसील, भरतपुर तहसील। अब जिला कौन सा हो जाएगा? मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर, समझाने की जरूरत नहीं है। क्लियर है? और ये जहाँ कहाँ जाके मिल रही है? मर्ज इनटू, ठीक है, सोन रिवर, सोन रिवर नियर डेम्भा विलेज, ठीक है, इसको लिखेंगे डेम्भा विलेज, ठीक है, नियर डेम्भा विलेज इन शहडोल। तो ये शहडोल में डेम्भा गांव के समीप, ठीक है, डेम्भा गांव के समीप शहडोल में, मध्य प्रदेश में, ये मध्य प्रदेश लगा हुआ है यहाँ से, ठीक है। अब बलरामपुर डिस्ट्रिक्ट देखें तो यहाँ से इधर मध्य प्रदेश है, ठीक। तो ये शहडोल में, मध्य प्रदेश के शहडोल में डेम्भा गांव के समीप मिल रही है, कौन से? सोन नदी से। इस प्रकार इसका प्रवाह क्षेत्र सिर्फ एक ही जिला हो जाएगा, कौन सा? ठीक है, ये वाला है, कौन सा हो जाएगा? बनास नदी प्रवाह क्षेत्र मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर, सिर्फ एक ही जिला में बह रही है छत्तीसगढ़ में, ठीक है। इसके बारे में विशेष चीज हो जाएगा इसकी सहायक नदी। आप देखेंगे सहायक नदी में कुछ कुछ मिलता है जो कि अजीब सा है, रंपा या फिर रंपो ये मिलता है, गुवाही मिलता है, गुवाही, ठीक है, गुवाही मिलता है, ठीक, गुवाही मिलता है, और एक गुरारी, ओरारी मिलता है, ओरारी, ठीक है। ये तीन चीज़ आप याद रखेंगे, उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना इसके लिए पर्याप्त हो जाएगा, ठीक। एक चीज़ विशेष में देखेंगे, इसे देवगढ़ पहाड़ी के पश्चिम में माना जाता है, ठीक है, देवगढ़। आपको पता है यहाँ पे चांगबकर देवगढ़ पहाड़ी है, इसके पश्चिम में स्थित माना जाता है कौन से? बनास नदी को। तो देवगढ़ पहाड़ी के पश्चिम में स्थित है कौन सा? बनास नदी। अब बनास नदी के बाद आप देखेंगे कौन सी नदी आपकी आ जाती है? ये आपका गोपत नदी। गोपत नदी, जैसे कि मैंने कहा है कि गोपत नदी का उद्गम आमापानी से हुआ है, जो कि आपके कोरिया में है, सोनहट क्षेत्र, ठीक है। तो इट इज ओरिजिन्स, ठीक है, एक कौन से बारे में हो जाएगा? गोपत, ओरिजिन्स फ्रॉम आमापानी, गोपद, ठीक है, ओरिजिन्स फ्रॉम आमापानी आप सोनहट एरिया, ठीक है। कौन सा जिला हो जाएगा आपका? कोरिया जिला। तो ये आपकी आमापानी से निकली हुई है, आमापानी, कौन सा क्षेत्र? सोनहट क्षेत्र, कौन सा जिला? कोरिया जिला। क्लियर है? अब ये कहाँ जाके मिल रही है? सोन नदी मिल रही है, ठीक, कहाँ पे मिल रही है? मध्य प्रदेश में। बस इतना पर्याप्त है इसके लिए, मध्य प्रदेश में सोन नदी में जाके मिल रही है। प्रवाह क्षेत्र सिर्फ और सिर्फ कोरिया। बस तीन ही चीजें याद रखेंगे, इसके बारे में पर्याप्त है। क्लियर? नेऊर नदी देखा जाता है, नेऊर नदी एक और आती है, ठीक है, यहाँ मैं बताना भूल गया हूँ, उसके एग्जैक्ट लोकेशन मुझे भी नहीं पता है और मुझे मिला भी नहीं इसके बारे में, लेकिन कहा जाता है कि देवगढ़ से निकलती है, ठीक है।
ठीक है। अब देवगढ़ की पहाड़ी यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी फैली हुई है, तीनों जिला फैली हुई है, मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर और आपका कोरिया, सूरजपुर यहाँ भी अच्छे से फैली हुई है, हमने देखा है पहले। तो कौन से जिला से रिजेक्ट लेगा ये मुझे पता नहीं है, अगर आपको पता हो तो कमेंट करके मुझे बताइए। मुझे कोरिया लग रहा है ना, ठीक है। तो देवगढ़ पहाड़ी से निकली हुई है, ऐसे ही मुझे बुक में भी मिला, देवगढ़ पहाड़ी से निकली है, नेऊर करके आप लिखेंगे। तो 3 नदी के बारे में 3 नदी के बारे में आपको जानकारी हो चुकी है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है रिहंद नदी, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। विच इज़ द लाइफ लाइन ऑफ सरगुजा, जिसे हम क्या कर रहे हैं, रिहंद। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको स्किप नहीं करेंगे क्योंकि इससे क्वेश्चन बनते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट भी है, बहुत सारे फैक्ट भी है। उद्गम देखेंगे तो ये मतिरिंगा हिल्स, ठीक है, ओरिजिन्स फ्रॉम मतिरिंगा हिल्स ऑफ सरगुजा इन मर्ज इनटू सोन नदी या फिर सोन रिवर, ठीक है। लेकिन ये जाके उत्तर प्रदेश में मिलती है, ठीक है। इन उत्तर प्रदेश, ये जो है मध्य प्रदेश में नहीं मिल रही है, ठीक है। तो ये जो आपका, ठीक है, ये मध्य प्रदेश वाला हिस्सा आ जाता है, लेकिन ये और लंबा जाती है, सोन नदी में ही मिलेगी, क्लियर, ठीक है। सोन नदी में मिलेगी, तो ये मध्य प्रदेश से भी आगे जाके उत्तर प्रदेश में मिलती है और कन्हार भी जाके यहाँ उत्तर प्रदेश में मिलेंगी। इसका मैं जिला भी बताऊंगा, ठीक है। तो अभी हम रिहंद पढ़ रहे हैं। रिहंद ये मतिरिंगा से निकल रही है, सरगुजा से निकल रही है, सोन नदी में जाके मिल रही है, उत्तर प्रदेश में जाके सोन नदी में मिल रही है। और इस प्रकार इसका प्रवाह क्षेत्र, छत्तीसगढ़ में इसका प्रवाह क्षेत्र ये सरगुजा, सूरजपुर हो जाएगा और ये आपका बलरामपुर, ठीक है। तो सरगुजा, सूरजपुर, बलरामपुर 3 जिले इसका प्रवाह क्षेत्र हो जाएगा छत्तीसगढ़ में, ठीक। कौन कौन से, सरगुजा, सूरजपुर, ये सरगुजा, सूरजपुर और ये बलरामपुर, 3 जिला में ये होकर बहती है और ये 3 राज्यों से होकर भी बहती है। कौन कौन से, ये छत्तीसगढ़ तो है ही अपने आप में, मध्य प्रदेश टच करेगी और कहाँ मिल रही है, उत्तर प्रदेश में, क्लियर है ना। अब इसके बारे में विशेष हम लोग बात करें, यहाँ तक ये चीज़ें क्लियर हुई, मेरे को लगता है आपको समझ में आ गया होगा। आगे मैं बढ़ रहा हूँ, विशेष में देखेंगे इसका लंबाई देखा जाता है 145 किलोमीटर है, 145 किलोमीटर इसकी लंबाई, ठीक है। तो रिहंद की लंबाई 145 किलोमीटर, ठीक है। इसकी सहायक नदी भी बात होंगी अब, तो देखेंगे इसकी सहायक नदी घुनघुट्टा है, घुनघुट्टा, गोबरी, ठीक है, मुरनी है, ठीक, मुरनी, महान, ठीक। तो मुरनी है, महान है, घुनघुट्टा, गोबरी, ये तीनों इसके सहायक, ये चारों इसके सहायक नदी हैं। इसको आप लिखेंगे मुरनी, महान, ठीक है, मुरनी, महान है, और उसके बाद देखेंगे घुनघुट्टा, गोबरी, ये इसके सहायक नदी हैं। अब इसके बारे में विशेष तौर पे हमें देखना होता है कि कौन कौन से इसके बारे में विशेष है। सरगुजा की जीवन रेखा है, ठीक है, इट इज़ द लाइफ लाइन ऑफ सरगुजा, तो ये सरगुजा की जीवन रेखा है। तो गोविंद, ठीक है, वल्लभ पंत, ठीक है, वल्लभ पंत बांध, इसे रिहंद बांध भी हम कह रहे हैं। तो गोविंद वल्लभ पंत बांध बनाया गया है, जिसे हम रिहंद बांध कहते हैं, जो कि आपके मिर्ज़ापुर में, उत्तर प्रदेश में, क्लियर है, इसी नदी पे है। इसके आगे हम लोग इसके बारे में और देखें तो रिहंद बेसिन, आपको पता है रिहंद बेसिन यहाँ पे स्थित है। रिहंद बेसिन कहाँ पे स्थित है, छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग में रिहंद बेसिन स्थित है। तो रिहंद बेसिन छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग में स्थित है, इसको लिखेंगे। रिहंद बेसिन को सिंगरौली बेसिन भी कहते हैं, जो कि मध्य प्रदेश से कनेक्टेड है, सिंगरौली, उसको भी आप देखेंगे। तो इसे रिहंद बेसिन को सिंगरौली बेसिन भी कहते हैं, इसको भी आप लिखेंगे। और एक इसके और सहायक नदी है सूर्या, ठीक है, इसकी एक सहायक नदी और सूर्या है। तो रिहंद के बारे में, रिहंद नदी के बारे में इतना पर्याप्त है। अब इसके आगे हम लोग कन्हार नदी के बारे में बात करते हैं। कन्हार नदी का उद्गम आपको पता होगा पंडरापाट, जो कि बगीचा तहसील है, जसपुर से हुई है, ठीक है, जैसा कि यहाँ पे मैं आपको बताया। ये सही है, इसमें और कुछ चेंजेस करने का आपको ज़रूरत नहीं है। ये दोनों जिलों पे ही प्रवाहित होती है छत्तीसगढ़ में। तो इसका उद्गम देखेंगे, कौन सी नदी की बात कर रहे हैं, कन्हार, और ये आपका लास्ट नदी है। इसके बाद ड्रेनेज सिस्टम ख़त्म हो जाएगा। 2 ड्रेनेज सिस्टम वो तो तुरंत ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि उसके बारे में ज़्यादा पढ़ना नहीं है। कन्हार नदी के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। इसका उद्गम मैंने कहा है कि बखुना चोटी, ठीक है, बखुना चोटी से इसका उद्गम हुआ है, जसपुर में है, ठीक, जसपुर में बखुना चोटी है। पंडरापाट है, पंडरापाट, ठीक है, पाट प्रदेश में हमने बात करी है, ठीक है, सभी चीज़ पे हमने बात करी है। जहाँ समझाने वाली चीज़ नहीं वहाँ पे मैं नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि पाठ में हमने बात करी है। पंडरापाट मतलब आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये 14वां क्लास है, ठीक है। इससे पहले हमने बहुत
कुछ सारी क्लास ले चुकी है, आप वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं, तो एक एक चीज़ें क्लियर होंगे। पंडरापाट से निकल रही है, पंडरापाट बगीचा तहसील के अंतर्गत है, बगीचा तहसील जसपुर जिला के अंतर्गत है। तो और वहाँ बखुना चोटी है, पंडरापाट बखुना चोटी है। तो कन्हार नदी का उद्गम बखुना चोटी है, बखुना चोटी पंडरापाट में, पंडरापाट बगीचा तहसील में, बगीचा तहसील जसपुर जिला में है, यहाँ से ये निकलते हो। इन मर्ज इनटू सोन रिवर, ठीक है, इन उत्तर प्रदेश, इसको लिखेंगे उत्तर प्रदेश में जाके मिल रही है। और इसका प्रवाह क्षेत्र सिर्फ 2 जिला है, एक कौन सा है, जसपुर और ये बलरामपुर। इस प्रकार ये सिर्फ जसपुर और बलरामपुर 2 जिलों में प्रवाहित होती है छत्तीसगढ़ में। यहाँ तक क्लियर है। अब इसके बारे में विशेष चीज़ हमें देखने होंगे कन्हार नदी के बारे में, कि इसके बारे में कौन कौन सी विशेष चीज़ें हो सकती हैं। ठीक, कन्हार नदी देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे एक कन्हार, आपका कन्हार बेसिन है, ठीक है, बलरामपुर में कन्हार बेसिन है। और ये कन्हार बेसिन छत्तीसगढ़ के उत्तर पूर्व भाग में स्थित है। एक चीज़ ये फैक्ट हो जाएगा। दूसरी चीज़ कन्हार बेसिन के बारे में देखेंगे कि इसमें कोटली जलप्रपात है, ठीक है, कोटली जलप्रपात, कन्हार नदी पर कोटली जलप्रपात है बलरामपुर में। अब इसकी सहायक नदी देखेंगे, ठीक है, ये 2 चीज़ हो गया। पहला चीज़ हमने कहा है कन्हार बेसिन छत्तीसगढ़ के उत्तर पूर्व में स्थित है, कन्हार नदी में कोटली जलप्रपात है। अब कन्हार की सहायक नदियों पर बात हो रही है। इसकी सहायक नदी की देखेंगे, ठीक है, इसकी सहायक नदी है आपका गलफुला, ठीक है, चनान, ठीक है, चनान, ठीक, चनान हो जाएगा, पैजन हो जाएगा। तो गलफुला, चनान, पैजन और सिंदूर, ठीक है, इसकी सहायक नदियां हो जाएंगी। और चनान पे पवई जलप्रपात है। मुझे बताएंगे पवई जलप्रपात कहाँ स्थित है, कमेंट करके बताएंगे। ठीक, तो चनान रिवर पे पवई जलप्रपात स्थित है, इसको आप देखेंगे। और इसकी सहायक नदी है गलफुला, चनान, पैजन, सिंदूर। चनान नदी में पवई जलप्रपात स्थित है, कन्हार में नहीं। कन्हार में कोटली जलप्रपात स्थित है, इसको भी बलरामपुर है, ठीक है, बलरामपुर है। पवई मेरे को बताएंगे कहाँ पे स्थित है। तो ये तो रहा इसके बारे में इनिशियल बातें, कंप्लीट बातें हो चुकी हैं। अब इसके आगे हम देखें कन्हार के बारे में। तो कन्हार छत्तीसगढ़ एवं झारखंड की सीमा बनाती है, ठीक है, झारखंड और छत्तीसगढ़ इस दोनों की सीमा बनाती है। जब ये कन्हार नदी जा रही है तो यहाँ से आपको पता है, ठीक है, ये आपको उत्तर प्रदेश वाला क्षेत्र हो जाता है और ये आपका झारखंड लग जाता है यहाँ से, ऐसा क्लियर है। तो ये जो है झारखंड और जो छत्तीसगढ़ की सीमा बनाते बहती है, कुछ यू ऐसा सीमा बनाते बहती है, ठीक है। तो एग्जैक्ट मैपिंग बताना मुश्किल होता है, लेकिन आप समझ सकते हैं इस पर झारखंड है, तो झारखंड और छत्तीसगढ़ की सीमा बनाते हुए ये बहती है। तो इस प्रकार आपके ड्रेनेज सिस्टम खत्म होता है, 2 ड्रेनेज सिस्टम बाकी है। तो छत्तीसगढ़ में जितनी नदियां पड़ रहे हैं इसमें से सबसे प्रमुख कौन सा है, रिहंद नदी है, सोनगंगा अपोहा तंत्र का नदी छत्तीसगढ़ के संदर्भ में। अब यहाँ पे 2 अपोहा तंत्र पे आपको और बात करनी होगी, जो कि तुरंत ही इसके बारे में देखने की कोशिश करेंगे हम लोग। एक आपको बच गया है ब्राह्मणी अपोहा तंत्र, ठीक है, ब्राह्मणी अपोहा तंत्र। एक आपको बच गया है नर्मदा अपोहा तंत्र, ठीक है। मैं इसको मैप अभी और नहीं बनाऊंगा, मैप पहली क्लास में मैं बना के बता चुका हूँ, ठीक। तो ब्राह्मणी अपोहा तंत्र जैसे कि आप देखेंगे, ठीक है, यहाँ पे रायगढ़ और जसपुर वाला क्षेत्र ही आ जाता है इवन। तो ब्राह्मणी अपोहा तंत्र के अंतर्गत देखेंगे तो ये राज्य के पश्चिम भाग में स्थित है, मतलब पूर्व भाग में स्थित है, या फिर इसको उत्तर पूर्व भी बोला जाता है। तो ये अपोहा तंत्र जो है राज्य के उत्तर पूर्व भाग में स्थित है, ये आपका क्षेत्र आ जाता है ब्राह्मणी अपोहा तंत्र के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में। और सिर्फ एक जिले से संबद्ध है, जो कि आपका कौन सा रहेगा, शंख, मतलब एक नदी यहाँ से संपर्क में, जिला क्यों बोल रहा हूँ, एक नदी यहाँ से संबद्ध है, वो कौन सा है, शंख नदी। तो शंख नदी इससे संबंध है। पहला चीज देखेंगे इसका उद्गम झारखंड से हुआ है, पहला चीज तो, ठीक है, झारखंड से निकलती है। और ये जसपुर और झारखंड के बीच में, जसपुर और झारखंड के बीच, ठीक है, जसपुर और झारखंड ये थोड़ा सा सीमा बनाते हुए जाती है और फिर ब्राह्मणी नदी में, ठीक है, विलीन हो जाती है। और ब्राह्मणी नदी फिर जाके बे ऑफ बंगाल में गिरती है। तो कुछ नहीं, बस इतना ही आपको जानना है इसके बारे में। नर्मदा, इसके बारे में एरिया आपको जानना है ना, एरिया और परसेंटेज। एरिया और परसेंट को भी आप कमेंट करके बताइए, पिछले क्लास में मैंने पढ़ाया है, ठीक है। इसका परसेंट आप देखेंगे 1.3% है, इसके एरिया आप बताएंगे। नर्मदा अपोहा तंत्र देखेंगे, इसके बारे में भी वही, इसका एरिया देख लेंगे, एरिया भी आप बताएंगे। परसेंट मैं बता दे रहा हूँ 0.55%, ठीक है। इसके बारे में एरिया बताएंगे, बहुत ईजी है, मैंने कुछ ट्रिक से भी इसको बताया है, ठीक है। वो थोड़ा मिलने जैसे होगा, ठीक है वो।
इसके परसेंट आपने देख लिया 0.55% में इसका आपका नर्मदा रहेगा। और जब ये छत्तीसगढ़ इधर बनेगा, ठीक है, तो ये वाला क्षेत्र आपको नर्मदा उपोहा तंत्र के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, इसका मुख्य नदी नर्मदा है जो कि अमरकंटक से निकलती है, उसको आपको देखना नहीं है क्योंकि छत्तीसगढ़ के संदर्भ में सिर्फ 2 ही नदी है। ठीक है, कौन कौन से? बंजर और ताड़ा इस नदी के अंतर्गत आता है। तो पहला बंजर और दूसरा ताड़ा, इससे संबंध है। बस इतना ही इसको याद रखोगे तो ये आपका खत्म हो जाएगा। तो इस प्रकार से आज तीसरा पार्ट था ड्रेनेज सिस्टम के बारे में, छत्तीसगढ़ के बारे में इतने डिटेल में पढ़ने के बाद आज खत्म हुआ है आपका ड्रेनेज सिस्टम। इसके आगे देखते हैं या फिर जलप्रपात पढ़ लेंगे या फिर आगे जो भी टॉपिक्स है, क्लाइमेट भी बाकी है आपकी, अभ्यारण्य पे भी बात करनी है। तो जो भी टॉपिक रहेगा आगे हम लोग उसको लेकर आएंगे। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।